बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। बच्चों, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स का भी हमें पता इसी टॉपिक में चल जाएगा कि क्या होते हैं, और फिर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ। बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि ओम्स लॉ डील करता है करंट के पास होने और उसको जो पेश आने वाली रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर में, उसके साथ जब हम कोई भी वोल्टेज V अप्लाई करते हैं उस कंडक्टर के एंड्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से पास होने वाली जो करंट की अमाउंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब ये अमाउंट ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना हम ज़्यादा जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता ये भी चल गई कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो उसको हम इस एक इक्वेशन से बता सकते हैं, I इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V। बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप V को पहले लिख लेते हैं और I को बाद में, ठीक है। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर V जो है वो पहले लिखा जाए तो भी ठीक है, बाद में लिखा जाए तो भी ठीक ही है। तो V और I आपस में हो गए डायरेक्टली रिलेटेड। उसके बाद प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। लेकिन ये लॉ तब तक जो है वो 100% अप्लाई होगा जब तक फिज़िकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की लेंथ, उसकी विड्थ, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल हैं वो सेम रहे और टेम्परेचर भी सेम रहे। मतलब जो है उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। कंडक्टर का टेम्परेचर किसी भी तरीके से बढ़ता जाता है एकदम से या कम होता जाता है तो ओम्स लॉ जो है वो फिर 100% अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फिर उसमें ये डायरेक्टली वाला रिलेशन 100% ठीक नहीं रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत फिर चेंजिंग आ सकती है। वेयर R इज़ द कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, याद देखें, हम कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है तो हम यहाँ पर R कांस्टेंट के तौर पर ला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट है क्या। वेयर R इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको हम कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या देते हैं। तो बच्चों, हमने ओम्स लॉ में 3 चीज़ें देखी हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें, करंट और रेजिस्टेंस। यहाँ से एक चीज़ तो ये सामने आई कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। और फिर हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी कि ये ऐसा कब होगा जब ये वाली कंडीशन जो हैं ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें हमने R यानी कि रेजिस्टेंस को भी देखा। बच्चों, हम रेजिस्टेंस को बाद में डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी हम ज़रा ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ओम्स लॉ की जो है ना एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी फ़र्दर जो है इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं। इसके लिए बच्चों हम एक प्रैक्टिकल डायग्राम से या प्रैक्टिकल ऑपरेटर से समझेंगे इस बात को। टेक अ नाइक्रोम वायर। बच्चों, ये नाइक्रोम एक ख़ास किस्म का मटेरियल है, उसकी वायर लें अबाउट 50 सेंटीमीटर लेंथ, जिसकी लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर, एंड अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट फ्रॉम अ बैटरी। किसी भी बैटरी से उसको 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल दे दें उसके एंड्स पर। मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, और फिर मेजर करते जाएँ कि कितना करंट जो है वायर में से फ़्लो हो रहा है, ठीक है। यूजिंग एन एमीटर कनेक्टेड टू इट्स सीरीज़। बच्चों, हमने पढ़ा कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी अगर हम उस वायर के साथ ये देखें, ये एमीटर है हमारे पास, ये हमने उस वायर के साथ ये बच्चों एक रेजिस्टेंस अप्लाई की गई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को आप वही वायर के तौर पर समझें, और ये वाली जो है वायर ये सिर्फ उसके साथ कनेक्ट कर रही है। इस वायर में से, नाइक्रोम वायर में से हम क्या गुजार रहे हैं, करंट, और उसको एमीटर में से क्या करें, मेजर का। एमीटर अभी सीरीज़ में है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है ये किस में लगा हुआ है बच्चों, पैरेलल में। यहाँ पर 2 डिवाइस लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर एक एमीटर। एमीटर तो उस वायर के साथ सीरीज़ में है और वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल। और यहाँ बैटरी के ऊपर ये जो एरो का निशान है बच्चों, ये होता है वेरिएबल बैटरी के लिए। मतलब किसी भी वक्त हम अगर वोल्टेज को बढ़ाना चाहें
तो हमारे पास एक ऐसा स्विच होता है, एक बटन होता है, उस आप बटन कह सकते हैं, स्विच कह सकते हैं या वॉल्यूम कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इसकी जो वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हैं नॉब के ज़रिए। अच्छा, अब जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ओम्स लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, इस वायर में से करंट भी बढ़ना चाहिए ना, और उस बढ़ते हुए करंट को हम कहाँ से मेजर करेंगे, एमीटर से। तो ये एक्चुअली एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एमीटर पर हमें पता चलता जाएगा ना वोल्टेज बढ़ गया है, यहाँ से क्या बढ़ता जाता है, करंट। ठीक है, आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर यूजिंग अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस इट। अच्छा, अब हम बनाएंगे एक ग्राफ किसके दरमियान, आई यानी कि फ्लोइंग करंट एंड वी यानी कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके दरमियान। ऑब्टेन अ सेट ऑफ रीडिंग्स फॉर आई एंड वी। बच्चों देखिए, हमने 1.5 से स्टार्ट किया था, इसी तरह हम और वैल्यूज़ लेंगे, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, और उधर से करंट की वैल्यू भी इन्हीं स्टेप्स में बढ़ती जाएंगी। तो हम दोनों की वैल्यूज़ नोट करने के बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, प्लॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि उस बैटरी के सेल बढ़ाते जाएं, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। देखें, वोल्टेज और ये है करंट, वोल्टेज हमने जितना बढ़ाया करंट उतना ही बढ़ता गया। बच्चों इसमें कोई इशू नहीं है, आप वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं, ठीक है, और करंट को आप वाई एक्सिस पर भी ले सकते हैं। ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब जितना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना ही करंट बढ़ जाता है। कभी कोई ख़ास वेरिएशंस ऐसी नहीं आई जहाँ पर ग्राफ जो है वो कर्व्ड हो जाए। इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर, द करंट आई विल फ्लो थ्रू इट। द वैल्यू ऑफ द करंट चेंजेस विद द चेंजेस इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हम करंट मेजर कर रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज होगी पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर होने के साथ, एंड इज़ एक्सप्लेन्ड बाय ओम्स लॉ। और ये इसी तरह हमने इसको ओम्स लॉ से एक्सप्लेन भी किया है कि जितना वोल्टेज हम बढ़ाते जाएं उतनी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो बच्चों अभी इस एक एक्टिविटी ने ओम्स लॉ को क्या कर दिया, वेरीफाई। तो ये भी ओम्स लॉ वाले लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा ही है। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। उसमें आपने ना सिर्फ ऊपर वाली जो हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है उसको, और ये ग्राफ को भी आपने याद रखना है, यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। अब ये रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये वैसे ओम्स लॉ का हिस्सा ही है, लेकिन यहाँ पर एक किस्म का ये रेजिस्टेंस के बारे में एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। रेजिस्टेंस के बारे में जो कुछ है वो इस एक आपको पेज पर इस वक्त नज़र आ रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की या मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी विच ऑफर्स, जो ऑफ़र करती है ओपोजिशन, रुकावट, रेजिस्टेंस, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल इट्स रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर करंट को गुजरने ना दे या फिर कम से कम रेजिस्टेंस पेश करे करंट को, ये वाली प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। द अपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ सब्सटेंस। ये एक्चुअली होता क्यों है, आपको पता है ना, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे तो जो एटम्स मौजूद हैं उस मटेरियल के अंदर वो उनके फ़्लो को रोकेंगे, तो वो एक किस्म की रेजिस्टेंस बन जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, यानी कि हम मेजर किस यूनिट में करते हैं। द SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ ओहम। यहाँ से हमें पता चला कि हम रेजिस्टेंस को किस चीज़ से शो करते हैं, कैपिटल R से, और उसका यूनिट क्या है, ओहम। इफ़ वी पुट V 1 वोल्ट, अगर V इज़ इक्वल टू IR में V 1 वोल्ट हो, I 1 एम्पेयर हो, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओहम। ठीक है, जब बाकी दोनों चीज़ें 1 होगी तब जाकर 1 ओहम रेजिस्टेंस मौजूद होगी। बच्चों अब हम 1 ओहम को अलग से डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। When a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm। देखिए, हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट कितना फ्लो हो रहा था, वो भी 1 एम्पेयर, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, फिर हम इन्हीं के आगे ग्राफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे। बच्चों एक तो इनके नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि ओहमिक से मुराद होगा जो ओम्स लॉ को
ओबे करें और नॉन ओमिक वो होगा जो ओबे ना करें। मटेरियल्स दैट ओबे ओम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस आर सेड टू बी ओमिक। फॉर एग्जांपल मोस्टली मेटल्स शो ओमिक बिहेवियर। देखें, ऐसे मटेरियल्स जिनके ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई होता हो, क्या मतलब जितनी मर्ज़ी आप वोल्टेज को और करंट को चेंज करते जाएं, उनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो ऐसे मटेरियल्स ओमिक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा मटेरियल है जब टेम्परेचर वगैरह फिक्स रहने के बावजूद, ठीक है, वैसे तो ये इन दोनों के लिए कंडीशंस वही है ना कि टेम्परेचर और फिज़िकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनकी जो है वो वोल्टेज बढ़ने वगैरह के साथ ही रेजिस्टेंस भी चेंज आती है, तो ऐसे कहलाते हैं नॉन ओमिक। मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस दैट चेंजेस विद वोल्टेज और करंट आर नॉन ओमिक। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप एंड थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर्स के बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी टेम्परेचर वोल्टेज बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस जो है वो उल्टा चेंज होती है रेजिस्टर के हवाले से। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसमें एक एग्जांपल दी गई है फिलामेंट लैंप। होता क्या है बच्चों, शुरू में आप देखें जैसे ही, लेकिन कोई भी मटेरियल, एक और बात आप ध्यान में रखें, कोई भी मटेरियल 100% ओमिक नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल कंडीशंस कभी भी हम सेम नहीं रख सकते, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी जा रही है ना फिलामेंट लैंप की, तो बच्चों आपने देखोगे आपके घर में भी जो इनकैंडिसेंट लैंप लगे हुए हैं येलो कलर वाले, एक तो एनर्जी सेवर है, नहीं दूसरे जो हैं, वैसे तो एनर्जी सेवर में भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अब जब शुरू में ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि शुरू में वो अभी हीटअप नहीं हुआ होता ऐसे। अच्छा, अब जब हीटअप नहीं हुआ तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है, थोड़ी देर के लिए वो फिक्स रेजिस्टेंस पर काम करेगा, फिर क्या होगा, थोड़ा सा हीट होगा, मतलब फिजिकल कंडीशंस क्या हो रही हैं, चेंज। अब जैसे ही वो चेंज होगा, उसका टेम्परेचर, उसके फिलामेंट का अंदर जो मौजूद है मेटल का बना हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होने से उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उसमें से फ़्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, कम। जब कम करंट फ्लो होगा तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि फिलामेंट लैंप जो है ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स क्या करती हैं, ओबे करती हैं। अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। जिस तरह हमने पहले एक वोल्टेज का और करंट का ग्राफ देखा है, इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि ओमिक का वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसे होगा और नॉन ओमिक का कैसा होगा। ओमिक कंडक्टर्स हैव अ लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब वोल्टेजेस की बहुत सारी वैल्यूज़ आप लें फिर भी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। द स्ट्रेट लाइन शोज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओम्स लॉ इज ओबेड। फॉर एग्जांपल मोस्टली मेटल्स शो ओमिक बिहेवियर। बच्चों ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओमिक और नॉन ओमिक में क्या फ़र्क है। अब हम पढ़ते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स के बारे में। नॉन ओमिक मटेरियल्स हैव अ नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। ये देखें नॉन लीनियर है, ठीक है, उल्टा हो गया। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप एंड थर्मिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेज, करंट डिक्रीजेज। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एज इट गेट्स हॉटर, जैसे ही वो हीट होता जाता है, विच इज़ शोन बाय द ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है ये स्टीप ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो स्टीप हो रहा है, गहरा हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब हमने देखा कि ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उनके जो है वोल्टेज और करंट के ग्राफ क्या होते हैं। अभी हमने थर्मिस्टर का जिक्र किया था, अब हम थर्मिस्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थर्मिस्टर, बच्चों एक बात आपको पहले ही बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है थर्मिस्टर। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसका ग्राफ भी। थर्मिस्टर अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। बच्चों ये बना हुआ है रेजिस्टर के इस वाले पोर्शन से, ठीक है, और आपको पता है हीट को हम क्या कहते होते हैं, थर्म। तो थर्मिस्टर यानी कि हीट वाला रेजिस्टर बिहेव्स इन द अपोजिट वे, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है
वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। एज़ इट गेट्स हॉटर, जैसे ही वो हीट अप होता जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑन हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। असल में होता ये है कि थर्मिस्टर के अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया जिसको हीट करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि फिर करंट के लिए जो भी हमें चीज़ें चार्ज कैरियर चाहिए वो बढ़ गए तो करंट भी बढ़ जाएगा। ये उसका ग्राफ दिखाया गया, ये ऊपर की तरफ क्या है, इसका कर्व है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा ओम्स लॉ, ठीक है, उसकी जो है हमने स्टेटमेंट और मैथमेटिकली उसको देखा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखी जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। उसके बाद हमने देखा कि वोल्टेज और करंट का जो है वो ग्राफ कैसा होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, उसका यूनिट, ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल्स पढ़े, उनके जो ग्राफ पढ़े हैं हमने ओमिक और नॉन ओमिक के, और फिर हमने थर्मिस्टर के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोग इस लेक्चर में लर्निंग का काम तो सारा जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें ही याद करनी हैं, और जो आपका रिटर्न वर्क है उसमें आपने ये सारे जो ग्राफ वगैरह ये बना लेने हैं, और वो जो डायग्राम है ओम्स लॉ वाली वो भी अच्छे तरीके से बना लेनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को गौर से सुना होगा और होमवर्क कंप्लीट करके आप लोग मुझे सेंड भी कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।